अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इन मुश्किल हालात में आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर तवज्जो दीजिएगा। पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं काशिफ अशफाक आपको कुछ तदरीसी अमल के हवाले से बयान कर रहा हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उर्दू ज़ुबान के हवाले से है और सिंधी ज़ुबान के हवाले से। ये दोनों बातें जो सी हैं आपको अभी बयान की जाएंगी। चैप्टर नंबर 7 के ये दोनों टॉपिक हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उर्दू ज़ुबान के बारे में और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंधी ज़ुबान के बारे में। इन दोनों के मेन पॉइंट्स मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैं इनके मुताबिक आपको अभी कुछ वजाहत पेश करूँगा जिसको आप तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप लोग उसके बारे में मज़ीद बात को किताब से स्टडी करके नेक्स्ट डे मुझसे उसके मुताबिक जो भी बातें पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो बेटा हम उर्दू ज़ुबान के मुताबिक बात को शुरू कर रहे हैं। उर्दू ज़ुबान राब्ते की ज़ुबान पाकिस्तान में करार दी जाती है। पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान कौमी यकजहती की दूसरी बड़ी वजह है। इसके ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो उनसे हैं वो आपस में मुत्तहिद होते हैं, अपने इख्तिलाफ़ात को भुला देते हैं। ये ज़ुबान किस तरह शुरू हुई, इसमें कौन से मुख्तलिफ अदवार गुजरे, उसके मुतालिक थोड़ी सी वजाहत आपको शुरू में दी जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके आगाज़ के हवाले से, इसकी इब्तिदा के हवाले से। उर्दू लफ्ज़ जो है उसका मतलब लश्कर में है। उर्दू लफ्ज़ तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ और लश्कर इसका मायनी इसलिए भी है क्योंकि ये ज़ुबान जो सी है शुरू ही लश्कर के लोगों से हुई थी। जब मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट में अपने इक़्तिदार को मजबूत किया तो उन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के साथ ही मुख्तलिफ इलाक़ाई लोगों को फ़ौज में शामिल करना शुरू किया। तो जब लोगों को फ़ौज में शामिल किया गया तो मुख्तलिफ इलाक़ों के लोगों ने मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलना शुरू की, जैसे कि पंजाबी, सिंधी, बंगाली, पठानी। इस तरह मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ हवाले से ज़ुबान बोलना शुरू की। शुरू में ये जब मुख्तलिफ लोग इलाकों के इकट्ठे हुए थे उनको आपस में एक दूसरे की बात समझ नहीं आई। ये मुख्तलिफ हवाले से बातें करते रहे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनको एक दूसरे के अल्फाज समझ आने शुरू हो गए। इन्होंने वो लफ्ज़ बोलने शुरू कर दिए जिसकी वजह से इनकी ज़ुबानों के लफ्ज़ आपस में मिक्स हो। इन ज़ुबानों के लफ्ज़ आपस में मिक्स होने की वजह से एक नई ज़ुबान जो सी है वो मार्ज़ वजूद में है। लश्कर के लोगों को नहीं पता था कि हम लोग को ये एक अलग ज़ुबान बोलना शुरू हो गए। अलबत्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये बात ज़रूर मशहूर हुई कि लश्कर के लोग मुख्तलिफ हवाले से जो ज़ुबानें बोलते थे अब वो एक ही ज़ुबान बोलना शुरू हो गई। तो इस हवाले से फिर ये ज़ुबान जो सी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैलती है। इसके अगर हम मुख्तलिफ अदवार की बात करें तो इसके शुरू से ही नाम को उर्दू नहीं पुकारा जाता था, बल्कि शुरू में इसको हिंदवी या हिंदी ज़ुबान कहा जाता था। बाद में इसको रेख्ता का नाम भी दिया गया। उसके बाद इस ज़ुबान को उर्दू मोहल्ला भी कहा गया और आजकल हम इसको उर्दू के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग मुख्तलिफ अदवार के हवाले से शायरों को भी जानें कि शायर कौन से थे जिन्होंने इसके शायरी के अदब को तरक्की दी, तो उसमें जो पहला दौर था हिंदवी या हिंदी ज़ुबान, उसके एतबार से जो अहम शायर शुमार होता है वो मीर खुसरो है। जबकि जो दूसरा दौर है रेख्ता का उसमें मुसफ़ी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जबकि तीसरा दौर उर्दू मोहल्ला का जो है उसमें उस्ताद ज़ोक और मिर्ज़ा गालिब को ख़ुसूसी शायरी के एतबार से अहमियत हासिल है। 1647 में शाहजहाँ ने अपने फ़ौज के लश्कर को दिल्ली में बुलाया क्योंकि उसने उस वक़्त आगरा की बजाय दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया था। तो इस वजह से उसने दिल्ली में रहने वाले लोगों की ज़ुबान को फ़ौज के लोगों की ज़ुबान के साथ मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से एक नई ज़ुबान जो सी है वहाँ पर निकली जिसको उर्दू मोहल्ला का नाम दिया गया। ये उर्दू मोहल्ला जो सी है इसका मतलब होता है आला उर्दू। रेख्ता जो मैंने पहले बताया उसका मतलब होता है मुख्तलिफ ज़ुबानों के लफ्ज़ों को मिलाकर बोले जाने वाली ज़ुबान। तो इसी तरह ये उर्दू मोहल्ला 1647 में शाहजहाँ के दौर में मशहूर होना शुरू हुई।
मुख्तलिफ इलाकों में फ़ौज के लोग जाते रहे अपनी ड्यूटी के लिए, अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए। तो जैसे जैसे वो मुख्तलिफ इलाकों में गए वैसे वैसे उन्होंने जाकर वहाँ पर ये ज़ुबान बोली और ये ज़ुबान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मशहूर होती गई। जैसे कि ये लोग गुजरात में गए तो गुजराती ज़ुबान बन गई, ये लोग दक्कन में गए तो दक्कनी ज़ुबान बन गई। इस तरह ये ज़ुबान आगे प्रमोट होती रही। इस ज़ुबान में पहले शायरी के अतबार से काम हुआ, जैसे हेडिंग लिखी हुई है उर्दू शायरी का इब्तिदा, तो पहले शायरों ने इसको बेहतर किया, बाद में फिर इसमें नस्ल नगारी के हवाले से काम शुरू हुआ। तो शायरी के अतबार से कुछ नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अमीर खुसरो का, मुसफ़ी का, या फिर मिर्ज़ा गालिब और उस्ताद लोग। लेकिन इनके बाद जो शायर है वो मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी जैसे लोग थे जिन्होंने इसके शायरी के अदब को मज़ीद तरक्की दी। इसकी शायरी के अदब में तरक्की होने के बाद सर सैयद और उनके रुफ़क़ा ने इसकी नस्र को भी बेहतर किया। जैसे कि अगला हेडिंग लिखा हुआ है उर्दू नस्र का इर्तबा, इसके अंदर उर्दू नस्र के हवाले से जो तरक्की दी गई उसको बयान किया गया और उसमें नाम सर सैयद उनके रुफ़क़ा का आता है जिन्होंने उर्दू नस्र को बेहतर करने के लिए कोशिश की। सर सैयद के दौर के बाद फिर अल्लामा इकबाल का दौर आ जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस ज़ुबान को मुसलमानों में तरीके आज़ादी को बेदार करने के हवाले से इस्तेमाल किया। ये हेडिंग जो सी है तख्लीकी उर्दू अदब का आगाज़, ये अल्लामा इकबाल के हवाले से ही बयान की गई। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए नई तख्लीक़ात की, उसको अपनी कौम में आज़ादी के हवाले से जोश व जज्बे को बेदार करने के हवाले से इस्तेमाल किया। इस तरह अल्लामा इकबाल ने अपने इस शायरी के ज़रिए लोगों के अंदर आज़ादी के जज्बे को बेदार करके उन्हें गुलामी से निकालने की कोशिश की। तो इस तरह इस उर्दू ज़ुबान में मज़ीद जिद्दतें आती गई। आखिर में बात हम करेंगे आज़ादी के एतबार से तहरीक आज़ादी में किरदार। तो ये ज़ुबान ऐसी ज़ुबान है जो कि पाकिस्तान के तहरीक आज़ादी के एतबार से भी नुमाया जानी जाती है। 90 साला ग़ुलामी के दौर में हम लोगों ने इस ज़ुबान को अपने तहरीरी और तकरीरी हवाले से इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान के जितने भी कोई अहम रहनुमा थे उन्होंने जो तकरीरें की, तहरीरें लिखी, वो सारी उर्दू ज़ुबान में ही की। जो ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान में ये काम किया गया। तभी जब पाकिस्तान हासिल हो गया तो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू को करार दिया गया। इस ज़ुबान ने मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट में शनाख्त को बरकरार रखा। अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने कई मौक़ों पर कोशिश की इस ज़ुबान को ख़त्म करने के एतबार से, लेकिन वो इस ज़ुबान को ख़त्म नहीं कर सके। मुसलमानों ने अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। मुसलमान पहले फ़ारसी ज़ुबान से ज़्यादा मुंसलिक थे, लेकिन 1857 की जंग के बाद जब फ़ारसी ज़ुबान पर पाबंदी लगी तो तब फिर इस ज़ुबान को अपनी शनाख्त बनाया गया था। इसीलिए गांधी ने इस ज़ुबान को ख़त्म करने के हवाले से तहरीक पाकिस्तान के दौरान बहुत कोशिशें की थी। जैसे कि गांधी से पूछा गया कि वो उर्दू ज़ुबान के तरफ मुखालिफ क्यों रहा और हिंदुओं ने क्यों कोशिश की बार बार इस ज़ुबान को ख़त्म करने के हवाले से, तो उसने कहा था कि इस ज़ुबान में फ़ारसी और अरबी के बहुत सारे लफ्ज़ शामिल हैं और अरबी क्योंकि मुसलमानों की कुरान की ज़ुबान है इसलिए हम इस ज़ुबान को पसंद नहीं करते और हम चाहते थे कि ये ज़ुबान ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह मुसलमानों को भी इससे लगाव ज़्यादा पैदा हो, जिसकी वजह से मुसलमानों ने इस ज़ुबान को अपनी कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया और आज तक इसे हम अपनी कौमी ज़ुबान के हवाले से जानते हैं। अब ये हमारे वो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर हमने बात कर ली है। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा, उर्दू के मुख्तलिफ अदवार, उर्दू शायरी का इर्तिका, उर्दू नस्र का इर्तिका, तख्लीकी उर्दू अदब का आगाज़, तहरीक आज़ादी में किरदार। ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं जो कि उर्दू ज़ुबान से मुतल्लिक़ मैंने आपके सामने बयान किए हैं। अब ये जो बाकी पॉइंट्स हैं ये हैं सिंधी ज़ुबान के बारे में। इनके बारे में जो डिटेल है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है सिंधी ज़ुबान का इर्तिका, दूसरा पॉइंट है सिंधी ज़ुबान के लहजे, तीसरा मुकामी ज़ुबानों पर बरतरी, चौथा अदबी और दीनी तख्लीक़ात, पाँचवा सिंधी अदब का सुनहरी दौर, छठा सिंधी नस्री अदब, सातवां सिंधी ज़ुबान और बरतानवी दौर, आठवां जदीद अदबी रुझानात। ये जो 8 के 8 पॉइंट्स हैं ये आपकी किताब में क्वेश्चन नंबर 3 के अतबार से चैप्टर नंबर 7 के अहम हैं।
इसलिए इन पर भी हम अब थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए। जैसे कि पहला पॉइंट है उर्दू जुबान सिंधी जुबान का इर्तिका। तो सिंधी जुबान जो सी है वो कहा जाता है कि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आया तो उसके आने से पहले यहाँ पर जो हिंदू रहते थे वो सिंधी जुबान अपनी बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते थे, यानी वो लोग सिंधी जुबान से वाकफियत रखते थे, उसे इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद जाहिर बात है यहाँ पर अरब लोगों का कब्जा हुआ तो अरबी जुबान के बहुत सारे लफ्ज़ सिंधी जुबान में शामिल हो गए। बाद में फ़ारसी के लफ्ज़ भी इसमें शामिल हो गए, फिर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ भी इसके अंदर शामिल हो गए। तो इस तरह ये ज़ुबान जो सी है मुख्तलिफ ज़ुबानों के लफ्ज़ से मिलकर कुछ थोड़ी बहुत तब्दील हो गई। इसके हरूफ़ तहजी में तब्दीली आई, इसके रस्म ख़त में तब्दीली आई। इस ज़ुबान को अब जो सिंध में लोग बोलते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है, यानी ये ज़ुबान आज जो हमारे सिंध के इलाके में बोली जाती है वो उस दौर की सिंधी ज़ुबान से मुख्तलिफ है जो कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले बोली जाती थी। अलबत्ता इसको बोलने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है और इसके हरूफ़ तहजी जो से वो 52 है। ये ज़ुबान जो सी है लिखने में यानी रस्म ख़त में अरबी से बहुत मिलती जुलती है, तकरीबन अरबी जैसी ही है। अब हम अगली बात करते हैं सिंधी ज़ुबान के लहजों के बारे में। सिंधी ज़ुबान के भी बहुत सारे लहजे, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लहजे इस्तेमाल किए जाते हैं सिंध के अंदर, लेकिन ये ज़ुबान जो सी है अदबी लिहाज से इस वजह से सुस्त रवि का शिकार नहीं है। जैसे कि पंजाबी ज़ुबान के अंदर उसके ज़्यादा लहजे होने की वजह से उसके अदब में तरक्की सुस्ती का शिकार हो गई, स्लो हो गई, जबकि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें जो एक मियारी लहजा साथी है उसके अंदर तमाम अदबी काम किया जाता है और बाकी लहजे सिर्फ सिंधी इलाकों में बोलचाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि पंजाबी में यही मसला था कि पंजाबी में जो मुख्तलिफ लहजे बोले जाते हैं पंजाब के इलाकों में उनके अंदर अदबी काम भी हो रहा है, जिसकी वजह से काम बढ़ जाता है और हर कोई अपने इलाके की ज़ुबान को तरक्की देने में लगा है। तभी पंजाबी के अंदर अदबी लिहाज से तरक्की इतनी बेहतर नहीं है जितनी के वो बेहतर होती है सिंधी के अंदर। सिंधी ज़ुबान जो सी है ये पाकिस्तान के तमाम इलाकाई ज़ुबानों में सबसे बेहतर है, यानी अदबी लिहाज से सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है। इस ज़ुबान को ये भी शर्फ हासिल है कि पूरी दुनिया की मुकामी ज़ुबानों में ये पहली ज़ुबान थी जिसके अंदर कुरान पाक का तर्जुमा हुआ है। शायद इस वजह से ही इस ज़ुबान पर अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम रहा कि किसी भी हुक्मरान के दौर में इस ज़ुबान पर पाबंदी नहीं लगी और ये ज़ुबान मुसलसल तरक्की करती है। ये ज़ुबान जो सी है ये अपने अदब के लिहाज से खुसूसी अहमियत रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो अदबी काम शुरू हुआ था वो 1050 से 1350 में हुआ था, जिसकी हेडिंग हमने बनाई हुई है अदबी और दीनी तख्लीकात के अतबार से। ये दौर जो है ये दौर 1050 से 1350 का दौर है, जिसके अंदर सुमरो खानदान सिंधी अदब के अंदर बहुत अहम काम सर अंजाम दे के गया। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सुमरो खानदान वहाँ का मुकामी ख़ानदान था। जब इसको वहाँ की हुकूमत मिली तो इन्होंने फिर इसके अदब को तरक्की देने के लिए खुसूसी कोशिशें की, तभी ये 1050 से 1350 का जो दौर है ये बेहतर इब्तदाई अदबी दौर समझा जाता है। इसके अंदर अदब को भी तरक्की मिलती रही और मज़हब की तबलीग भी होती रही। इसमें गनान नामी शायरी मुनफरिद अंदाज रखती है। ये गनान नामी शायरी जो सी है ये इस तरह की शायरी थी कि इसके अंदर जो लोग शायरी कर रहे थे वो दीन की ही बातें, दीन की ही तालीमात को आम कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग जो से एक तरफ तो दीन की बातें जानी जा रहे थे, दूसरी तरफ इसकी शायरी को और अदब को तरक्की मिलती जा रही थी। इस तरह दोनों काम एकदम इकट्ठे हो रहे थे इसके अंदर। इस वजह से ये दौर जो है बहुत बेहतर शुमार किया जाता है सिंधी अदब के अंदर। इससे बाद अगली बात है कि सिंधी अदब का सुनहरी दौर, ये 18वीं सदी के दौर के बारे में हम बात कर रहे हैं। 18वीं सदी में इसके 2 मशहूर शायर इस ज़ुबान की बेहतरी के लिए काम करते रहे, जिनमें
एक का नाम शाह अब्दुल लतीफ भटाई है और दूसरे का नाम सच्चल सरमस्त है। पहले हम बात कर लेंगे थोड़ी सी शाह अब्दुल लतीफ भटाई के बारे में। कि शाह अब्दुल लतीफ भटाई जो से हैं, उन्होंने अपने शायरी के ज़रिए आम गरीब आदमी के मसलों को बयान किया, जिसकी वजह से वो मशहूर हुए सिंध के तमाम इलाकों में। वो लोगों ने उनकी शायरी पसंद की क्योंकि उनके ही मसाइल के बारे में उनकी शायरी के अंदर बात की जा रही थी, इसलिए उनकी शायरी बहुत जल्द सिंध के इलाकों में मशहूर हो गई। जबकि जो दूसरा इस दौर का अहम शायर है 18वीं सदी का, वो है सच्चल सरमस्त, जिसका वैसे तो सही नाम अब्दुल वहाब है, लेकिन लोग ज़्यादा उन्हें सच्चल सरमस्त के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार किया, तभी उनका यही नाम मशहूर हुआ। उन्होंने सिंधी ज़ुबान के अलावा सराइकी में, पंजाबी में, फ़ारसी में भी शायरी की, लेकिन उन्हें ज़्यादा शोहरत जो सी है वो सिंधी ज़ुबान के अंदर ही हासिल हुई। इस तरह इन दोनों शायरों की शायरी की वजह से सिंधी शायरी के अदब में बहुत बेहतरी 18वीं सदी के दौरान आई और ये ज़ुबान मज़ीद तरक्की की मनाज़िल तय कर गई। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि सिंधी नसरी अदब। अब शायरी के हवाले से अदब को तरक्की मिलने के बाद नस्ल में बेहतरी आना शुरू हुई। नस्ल में बेहतरी के लिए सबसे पहला नाम अबू अल हसन सिंधी का लिया जाता है। अबू अल हसन सिंधी ने सिंधी ज़ुबान के रस्मुल ख़त को अरबी की हवाले से तैयार किया और इस वजह से उन्होंने नसरी अदब को तरक्की दी, तभी इनको नसरी अदब के हवाले से पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। जबकि जो दूसरा नाम इसके अंदर है वो मखदूम हाशिम का है। मखदूम हाशिम ने सिंधी नसरी अदब को तरक्की देने के लिए 150 के करीब किताबें लिखी, जिसकी वजह से उनको नसरी अदब के हवाले से दूसरे नंबर पर शुमार किया जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे फिर सिंधी ज़ुबान और बरतानवी दौर के बारे में। अब ये दौर ऐसा दौर था, बरतानवी दौर, जिसमें मुसलमानों के लिए बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन इस दौर में भी सिंधी ज़ुबान ने तरक्की की। बरतानवी दौर के अंदर फ़ारसी ज़ुबान पर पाबंदी लगाई गई। बरतानवी दौर के अंदर मुसलमानों पर मुख्तलिफ हवालों से पाबंदियाँ लगी, मुश्किलात आई, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इस ज़ुबान पर अल्लाह ताला का शायद कोई ख़ास करम रहा कि मुख्तलिफ हुक्मरानों के दौर में मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगती रहीं, लेकिन इस ज़ुबान पर कोई पाबंदी नहीं लगी और ये मुख्तलिफ अदवार में तभी तरक्की करती हुई पाकिस्तान की तमाम इलाकाई ज़ुबानों में सबसे ज़्यादा बेहतर समझी जाती है, सबसे ज़्यादा अदबी लिहाज से आगे है। तो इसलिए बरतानवी दौर में इसकी तरक्की की वजह मिर्ज़ा खलीज बेग ने एक 400 के करीब किताबें लिखकर इस ज़ुबान की तरक्की के लिए बहुत अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे। यानी वो दौर जिसमें बाकी तमाम के लिए मुश्किलात थी, ये ज़ुबान आम दौर के मुताबिक, आम दौर के मुकाबले में बेहतर तरक्की कर रही थी। और आगे में हमारी बात रहेगी जदीद अदबी रुझानात के हवाले से। ये कुछ मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान बनने के बाद के बारे में कि सिंधी ज़ुबान पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह ज़्यादा बेहतरी की तरफ गई। तो इसमें ज़्यादातर तो शायरों ने अपना किरदार निभाया। मौलवी मलाह का नाम नुमाया लिया जाता है, जिन्होंने 1970 के अरसे में 1970 के बाद कुरान पाक का दोबारा तर्जुमा इसने किया। उसके अलावा इसके तमाम निज़ाम को बेहतर करने में एक सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट जो सी है वो इसको इख्तियारी मजमून के तौर पर स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाती है, जिसकी वजह से इसमें मुख्तलिफ लोग जब तलीम हासिल करते हैं तो वो आला तलीम हासिल करने के बाद इसके अदब को तरक्की देने के लिए मज़ीद कोशिशें करते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी इसमें PhD तक की तालीम देती है ताकि मज़ीद नए शायर नस्ल नगार इस ज़ुबान की तरक्की के लिए काम करें। तो जैसे कि पंजाबी ज़ुबान को बोलना और पढ़ना ज़रा मायूब समझा जाता है, इस ज़ुबान को सिंध के इलाकों में बोलना पढ़ना मायूब नहीं समझा जाता। इसलिए स्कूलों कॉलेजों में इख्तियारी मजमून के तौर पर इस ज़ुबान को इख्तियार किया जाता है और सिंधी ज़ुबान की तरक्की के लिए फिर सिंध यूनिवर्सिटी जो सी मज़ीद आगे काम कर रही है। इसके ज़ुबान की प्रमोशन के लिए मुख्तलिफ TV चैनल्स उन्होंने बनाए हुए हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ड्रामे, स्टेज शोज़, खबरें वगैरह नशर की जाती हैं ताकि नौजवानों को, बच्चों को इस ज़ुबान से वाक़फ़ियत मिलती रहे, इस ज़ुबान से वो मोहब्बत करते रहें। तो इसलिए ये ज़ुबान जो सी है सिंध के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। उम्मीद है
कि आपको ये सारे पॉइंट जो से हैं सिंधी जुबान के बारे में और उर्दू जुबान के बारे में समझ आए होंगे और आप इससे बेहतर तौर पर इस्तेफादा हासिल कर पाए होंगे। बाकी आप लोग अपनी किताब से मज़ीद इसको थोड़ा बहुत स्टडी कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई मसला दरपेश हुआ तो आप उसे मेरे साथ लेक्चर में नेक्स्ट डे डिस्कस कीजिएगा ताकि मैं इसके मुतालिक आपको आपकी मुश्किलात का हल बता सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।